Good morning, students. I, Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College, Ajmer, MDS यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के बिजनेस लॉ के पेपर के लेक्चर की सीरीज़ में जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने ये देखा था कि अनुबंध और ठहराव जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक एग्रीमेंट्स। अनुबंध और ठहरावों के प्रकारों को देखने के बाद कुछ मिलते जुलते शब्द वाले जो प्रकार हमें देखने को मिले, जो हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस है, पर्याप्त अंतर में है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और उसी में अनुबंध के प्रकारों में हमने देखा था व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध, ये दो शब्द आए थे। व्यर्थ ठहराव अलग होते हैं और व्यर्थ अनुबंध अलग होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें पर्याप्त भेद है, पर्याप्त अंतर है। क्या क्या अंतर है? सबसे पहला जो डिफरेंस हम बता सकते हैं कि व्यर्थ ठहराव वो ठहराव होता है जो कभी भी कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। Void agreements are those agreements which can never be enforced by law। जबकि व्यर्थ अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जो एक बार अनुबंध बन जाता है लेकिन फिर किसी कारण से उसको कानून के द्वारा लागू करवाने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, यानी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का जो गुण है वो उसमें किसी कारण से मौजूद नहीं रह पाता है, तो उसको हम व्यर्थ अनुबंध बोलते हैं। यानी अनुबंध बनने के बाद जब उसको लागू करवाने में कठिनाई आ जाती है या लागू करवाने से उसको रुक जाता है, तो उसको हम व्यर्थ अनुबंध बोलते हैं। व्यर्थ ठहराव जो होता है वो शुरू से ही व्यर्थ होता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग void एग्रीमेंट इज void। जबकि व्यर्थ अनुबंध तब व्यर्थ होता है जबकि वो कानून के द्वारा की परिवर्तनीयता के गुण को खो देता है। जब तक वो गुण उसके पास मौजूद होता है व्यर्थ अनुबंध वैध अनुबंध होता है, लेकिन जैसे ही वो कानून की परिवर्तनीयता के गुण को छोड़ देता है तो वही वैध अनुबंध व्यर्थ अनुबंध में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार से व्यर्थ अनुबंध शुरू से व्यर्थ नहीं होता है, जबकि व्यर्थ ठहराव शुरू से ही व्यर्थ होता है। व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत जैसा कि हमने इसकी मीनिंग में देखा है कि व्यर्थ ठहराव में अगर प्रतिस्थापना या रेस्टिट्यूशन का अधिकार नहीं मिलता है। रेस्टिट्यूशन का अधिकार क्या कहता है? रेस्टिट्यूशन का या प्रतिस्थापना का अधिकार ये कहता है कि अगर कोई हम अनुबंध या ठहराव करते हैं और उसमें हम कुछ पार्शियल लेन देन कर देते हैं, आंशिक धनराशि का आदान प्रदान कर देते हैं और बाद में किसी कारण से वो सौदा पूरा नहीं हो पाता है, तो हम हमारे जो आंशिक लेन देन है, जो पैसे का लेन देन किया गया है, उसको रिवर्स कर देते हैं, वापस कर देते हैं, पैसा लौटा देते हैं। इस अधिकार को रेस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापना का अधिकार कहते हैं। प्रतिस्थापना का अधिकार व्यर्थ ठहराव में नहीं मिलता है, जबकि व्यर्थ ने अंदर का अनुबंध के अंतर्गत अगर हमने कोई एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो वो पेमेंट वापस हो जाता है, क्योंकि पहले वो अनुबंध वैध था इसलिए हमने लेन देन किया था, लेकिन अब किसी कारण से अनुबंध कानून की परिवर्तनीयता का गुण हो गया, इसलिए हमें जो हमने पैसे का लेन देन किया उसको हम वापस कर सकते हैं। व्यर्थ ठहरावों के बारे में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों की एक लिस्ट में उनका उल्लेख किया हुआ होता है कि ये निम्न प्रकार के ठहराव जो व्यर्थ होते हैं, जबकि व्यर्थ अनुबंधों की ऐसी कोई लिस्ट पहले से निर्धारित नहीं होती है
कि भाई ये अनुबंध जो है वो व्यर्थ होंगे। व्यर्थ अनुबंध, कोई भी अनुबंध जो आज वैध है वो किसी भी कारण से कभी भी व्यर्थ हो सकता है। तो इसलिए व्यर्थ अनुबंधों के बारे में पहले से कोई प्री डिटरमाइंड लिस्ट नहीं होती है, जबकि व्यर्थ ठहरावों की एक लिस्ट होती है। पहले से बताया हुआ आता है कि भाई विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, इस तरह का ये के ठहराव व्यर्थ होंगे। ठीक है। व्यर्थ ठहराव जो होता है वो न केवल व्यर्थ होता है और कानून के द्वारा उसे लागू भी नहीं करवाया जा सकता, बल्कि व्यर्थ ठहराव अवैध भी हो सकता है, इल्लीगल भी हो सकता है। जबकि व्यर्थ अनुबंध जब तक वो कानून की प्रवर्तनीय कदम रखता है तब तक वो एक वैध अनुबंध होता है, बिल्कुल लीगल होता है। और जब व्यर्थ अनुबंध किसी कारण से कानून के लागू होने के गुण को खो देता है तो उसके बाद में जो है वो व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार से व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध के जो मोटे मोटे जो अंतर हैं वो हमने आज देखे हैं। आज के लिए हम इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।